हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है एग्ज़ाम नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं बिहार में जो एससीईआरटी की ईवीएस की बुक्स चलती है उसकी समरी करने वाले हैं, जो कि आपकी शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की इस क्लास में हम 10 से 15 मिनट में आप देखेंगे कि हम कक्षा 3 की संपूर्ण पर्यावरण को कवर करने वाले हैं। जैसा कि यदि आपने देखा होगा कि जब आपने केवीएस का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भी जो उनकी बुक्स चलती हैं वहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे ही बिहार में आप देखेंगे तो जो ईवीएस का सेक्शन है उसमें ईवीएस की समरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो आप लोगों को ये क्लास कर लेनी है। यहाँ से आपका जो भी क्लास 3 का इम्पोर्टेंट ईवीएस से रिलेटेड है वो सभी कवर हो जाएगा। तो चलिए चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है एक कविता, जो कि है चाचा की शादी। तो इस कविता का नाम है चाचा की शादी और ये एक कविता है। चलिए देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से शादी का जो प्रोग्राम है तो वो हो रहा है। इस तरीके से आप इस चित्र में देख सकते हैं। चलिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये कविता देख लें। चाचा का जब ब्याह रचाया, मेहमानों का न्योता भिजवाया, घर पर आए सब रिश्तेदार, भरा पूरा अपना परिवार। तो ये तो कविता की पंक्तियाँ हैं। इसके बाद देखते हैं तो साथियों, जैसे कि रिश्ते के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, तो ये कैसे रिश्ते होते हैं इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाना की। तो जो नाना जी होते हैं ये मम्मी के पिताजी होते हैं, यानी कि माँ के पिता होते हैं। और वहीं बात करते हैं मामा की, तो ये माँ का भाई होता है। तो जो माँ का भाई होता है उसको मामा कहते हैं। चाची की बात की जाए तो जो हमारे अंकल यानी कि चाचा होते हैं, पापा के छोटे भाई, उनकी वाइफ को चाची कहा जाता है। ताऊ की बात की जाए तो ताऊ जो होते हैं ये पिताजी के बड़े भाई होते हैं। मौसी की बात की जाए मौसा की बात की जाए तो ये मौसी के पति होते हैं। और मौसी कौन होती हैं? तो मौसी होती है मम्मी की बहन। अब बात करते हैं फूफा की। तो ये फूफा जो होते हैं ये बुआ के पति होते हैं। और साथियों देखिए, कहीं कहीं बुआ कहते हैं तो कहीं फुआ भी कहते हैं। तो ये बुआ या फुआ के पति होते हैं। बुआ कौन होती हैं? तो ये पापा जी की बहन होती हैं। तो ये हो गई रिश्ते की बात। इसके बाद देखते हैं, अब इस कविता से रिलेटेड देख लेते हैं। तो आस्था और आकाश भाई बहन है, तो ये भी आपको याद रखना है। जिनके चाचा जी की शादी है, तो किनकी शादी थी इस कविता में? आकाश और आस्था के चाचा जी की। आपके मामा का बेटा, जो आपके मामा का बेटा है वो आपकी माँ का भतीजा लगेगा, यानी कि आपकी माँ उसकी बुआ लगेंगी। और जो आपकी बुआ की बेटी होगी वो आपके पिताजी की भांजी लगेगी, यानी कि आपके पिताजी आपकी बुआ की बेटी या बेटे के मामा लगेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में कि साथियों, जो शादी विवाह का समारोह होता है या जन्मोत्सव होता है, बर्थडे होता है, धार्मिक कार्य होता है, कोई पर्व त्योहार, मृत्यु हो जाती है किसी की या दुर्घटना हो जाती है, तो जो ऐसे मौके होते हैं इन सभी मौक़ों पर ही घर पर बाहर से रिश्तेदार आते हैं। अब हम अपना अगला चैप्टर देखते हैं। तो हमारा दूसरा चैप्टर है हमारा परिवार। तो ये पार्ट 2 है, हमारा परिवार। इस पाठ में एकल और संयुक्त परिवार के बारे में बताया गया है। तो एकल और संयुक्त परिवार क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे इस पाठ के माध्यम से, और यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप ये, तो सुनीता का परिवार एकल परिवार है। इस स्टोरी से समझेंगे सुनीता का जो परिवार है वो एकल परिवार है। साथियों, एकल परिवार वो होता है जिसमें एक ही पीढ़ी के लोग रहते हैं, छोटा परिवार होता है। और वहीं बात करते हैं बड़ा परिवार की। तो बड़ा परिवार क्या होता है? तो उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। इसमें 2 पीढ़ी या 2 से अधिक पीढ़ियों के ज़्यादा मेंबर्स रहते हैं, तो इसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। तो सुनीता का जो एकल परिवार है जिसमें उसकी माँ, पिता और भाई रहता है, जबकि जो दिलीप का परिवार है उसमें कौन रहता है? तो दिलीप का परिवार सबसे पहले आप देखेंगे संयुक्त परिवार है। इसमें देखिए 2 पीढ़ी से ज़्यादा के लोग होंगे, जिसमें दादा दादा दादी, माता पिता। तो आप देखेंगे दादा दादी ये एक पीढ़ी हो गई, इनके बच्चे माता पिता हो गए, चाचा चाची हो गई, बुआ हो गई। और इसके बाद में बहन अनीता और चचेरी बहन शिखा रहती है। किसकी बात हो रही है? दिलीप की। दिलीप की बहन अनीता और चचेरी बहन शिखा रहती है। तो आप देखेंगे कि इसमें 3 पीढ़ियां आ गई हैं। तो ये क्या हो गया आपका संयुक्त परिवार। अब हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो आप देखेंगे एकल परिवार में कम मेंबर्स होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में ज़्यादा मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे।
इसमें देखिए ये माता पिता हैं और ये इनके 2 बच्चे हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो ये हो गए माता पिता, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये आप देखेंगे, एक जोड़ा ये, तो 2 पीढ़ियाँ ये हो गई और फिर इनके बच्चे, तो ये तीसरी पीढ़ी। तो इसमें ज़्यादा मेंबर्स होते हैं और ज़्यादा पीढ़ियाँ होती हैं, तो इसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला चैप्टर। तो हमारा अगला चैप्टर है जंतुओं की दुनिया, जीव जंतुओं की दुनिया, पार्ट 3। साथियों इसमें पहेली के माध्यम से बताया गया है, तो इसको आप देख लेंगे। अगर आपको ये पहेली मिल जाए तो क्या होगा इसका आंसर। बात करते हैं काली काली मैं, यानी कि जो पहेली है उसमें कलर बताया गया है, जिस जानवर की बात की जा रही है कि वो काली काली है और मतवाली करती रहती हूँ जुगाली। काली काली मतवाली है और जुगाली करती रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भैंस। साथ ही जुगाली का अर्थ होता है कि जो बार बार जो उनका चारा होता है उसको चबाते रहना, लगातार मुंह चलाते रहना, तो उसको बोलते हैं जुगाली। हरे हरे हैं पंख मेरे, हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल लाल मेरी चोंच का रंग। अब आप बताएंगे कि किसके पंख हरे हरे होते हैं और चोंच लाल होती है, तो ये तोता होता है जिसकी चोंच लाल होती है और पंख हरे होते हैं। इसके बाद बात करते हैं टेढ़ा मेढ़ा चलता हूँ, झाड़ बिल में रहता हूँ। तो आपको पता है कि टेढ़ा मेढ़ा यानी कि जिगजैग जिगजैग कौन चलता है इस तरीके से, तो सांप चलता है। कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा। गोल गोल में जाल बनाती, छोटे छोटे जीवों को उलझाती। तो आपको भी पता है कि जाला कौन बनाता है, तो ये मकड़ी बनाती है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है जो कि है पार्ट 4। यह है रंग बिरंगे पक्षी। तो रंग बिरंगे पक्षी हैं और इसमें बात की जाएगी खाने के आधार पर पक्षियों की चोंच के बारे में। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले चील की। तो चील की बात की जाए तो इसकी जो चोंच होती है ये मांस को चीरने फाड़ने के लिए होती है। तोता की बात की जाए तो तोता की जो चोंच का रंग अभी आपने पढ़ा है कैसा होता है, लाल होता है। और इसका कार्य होता है साथियों बीजों को तोड़कर दबाना। तो ये तोता की बात होगी। इसके बाद बात करते हैं बत्तख की। तो साथियों बत्तख की चोंच थोड़ी सी लंबी होती है और ये क्या करती है, क्योंकि इसकी चोंच लंबी होती है तो ये तालाब में नीचे डाल करके छानबीन करती है, किसकी, मछली पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने के लिए छानबीन करती है। अब बात करते हैं कठफोड़वा। तो कठफोड़वा जो होता है ये क्या करता है, तो ये कठफोड़वा से आपको याद रखना फोड़वा यानी कि फोड़ना। तो ये फोड़ फोड़ कर पेड़ में छेद करता है, यानी कि लकड़ी में छेद करने के लिए इसकी चोंच होती है। तो किसकी होती है, कठफोड़वा की। इसके बाद बात करते हैं उल्लू। तो उल्लू की जो चोंच होती है तो ये काटने के लिए होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं साथियों गरुड़ की। तो गरुड़ की जो चोंच होती है ये चील की तरह होती है लेकिन उससे थोड़ी सी लंबी होती है, तो मांस को चीरने फाड़ने के लिए होती है। और इसकी चोंच चील से बड़ी होती है और गरुड़ को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले गरुड़ का प्रिय भोजन क्या है, तो गरुड़ का प्रिय भोजन है नाग। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है हमारा पेड़ पौधों से दोस्ती। तो इसमें पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं। इस स्टोरी में मुन्नी को बरगद का पेड़ बहुत अच्छा लगता है। वह इसे अपना दोस्त मानती है बरगद के पेड़ को। उसकी छाया में बैठकर आराम करती है, उसकी डालियों में झूला करती है। तो ये आप देख सकते हैं बरगद का पेड़, और ये इसके तनों से ये जड़ें लटक रही हैं इस तरीके से। अब बात करते हैं बरगद का तना मोटा तथा शाखाओं से जड़ें लटकती हैं और ये जड़ें पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला चैप्टर है पत्ता हूँ मैं हरा भरा। तो साथियों ये एक कविता है, ये है पत्ता हूँ मैं हरा भरा। इसमें पत्ते के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। पत्ता हूँ मैं गोल गोल, संग हवा के रहता डोल, धूप लगे मुरझाता हूँ, पानी पा इठलाता हूँ। तो ये कुछ पंक्तियां हैं कविता की। पत्ता हूँ मैं बड़े काम का, चाहे पीपल चाहे आम का, तुलसी है घर का खास, पुदीने से बुझती है प्यास। तो प्यास बुझती है पुदीने के पत्ते से। बच्चों का यह कहना है संग पत्तों के रहना है। तो ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, तो यह है ओसीमम बेसिलिकम। तो ये आपको याद रखना है, ओसीमम बेसिलिकम। तो ये किसका, तुलसी का साइंटिफिक नेम है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं तरह तरह के भोजन। तो इसमें भोजन बताया गया कि कौन से त्योहार पर कौन सा भोजन खाया जाता है या बनाया जाता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष संक्रांति की। तो मेष संक्रांति पर सत्तू बनाया जाता है। होली पर आप सभी को पता है गुजिया बनती है। छठ ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बिहार का महत्वपूर्ण त्योहार है।
तो छठ छठ पर क्या बनता है, तो ठेकुआ नाम का भोजन बनता है, ये आपको याद रखना है। ईद पर आप सभी को पता है सेवई बनती है और खीर भी कहीं कहीं बनती है। वहीं बात करें दिवाली पर, तो साथियों दिवाली पर मिठाई आप सभी को पता है मिठाइयाँ बनती हैं और पूड़ी कचौड़ी भी बनती है दिवाली पर। चलिए कुछ फेमस भोजन है वो देख लेते हैं और उनका स्थान क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। तो जो लिट्टी चोखा है ये बिहार में भोजपुर में बनता है, वहाँ का फेमस है भोजपुर का, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं मिथिला, तो मिथिला में दही चूड़ा फेमस है। दक्षिण भारत का आप सभी को पता है कि इडली डोसा कहाँ फेमस है, तो ये दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडियन डिश है। केरल की बात की जाए तो केरल में नारियल के तेल का प्रयोग होता है, तो नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ प्रयोग किया जाता है, केरल में। चलिए आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है हमारा कुछ कच्चा कुछ पका हुआ। तो कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें क्या हैं, तो खीरा चुकंदर सेब, इसको हम कच्चा खाते हैं। पकाकर खाई जाने वाली चीज़ों में रोटी चावल और मांस, जो लोग मांस खाते हैं वो पकाकर खाते हैं। और कच्ची प्लस पकाकर यानी कि दोनों तरीके से खाई जाने वाली चीज़ें हैं गाजर और पत्ता गोभी, इनको हम सैलेड के रूप में भी खाते हैं और सब्जी बनाकर भी खाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पकाएंगे खाएंगे, तो इसमें खाने वाली चीज़ें किस तरीके से बनती हैं इसकी बात की गई है। तो तलकर बनता है पराठा, पराठा को कैसे बनाया जाता है, तल करके। इसके बाद बात करते हैं भून करके क्या बनता है, तो साथियों भून करके आलू, आलू भून करके खाया जाता है। उबाल करके बात की जाए तो बॉयल करके अंडा खाया जाता है। और सेंक कर, तो सेंक कर मक्का, मक्का को सेंकते हैं और रोटी जो हम खाते हैं वो। इसके बाद बात करते हैं घर को जाने, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा सारे जो भी टेट के एग्जाम्स होते हैं उनमें यहाँ से प्रश्न बनता है और यहाँ से आपकी परीक्षा में भी प्रश्न आएगा। तो मकान बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है, तो लकड़ी भूसा घास ईंट सीमेंट रेत लोहा आदि, ये सभी आपको पता होगा। इसके बाद बात करते हैं असम के मकान के बारे में। तो ये आप जैसा कि चित्र से देख पा रहे होंगे, तो असम में जो मकान होते हैं ये जमीन से 3-4 मीटर ऊंचे बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये बांस के खंभे पर बने हुए हैं, वहीं अंदर लकड़ी से बने होते हैं। तो ये अंदर किससे बने होते हैं, अंदर ये लकड़ी से बने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं लेह लद्दाख की। तो लेह लद्दाख के जो होते हैं ये लकड़ी के 2 मंजिला बने होते हैं, तो ये लकड़ी से बने होते हैं 2 मंजिला। निचली मंजिल पर कोई भी खिड़की नहीं होती। तो इस मकान की एक खासियत है कि जो बेसमेंट होता है, जो निचला होता है हिस्सा, उसमें कोई भी खिड़की नहीं होती है और निचली मंजिल पर जानवर रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान के जो घर होते हैं ये मिट्टी के घर होते हैं और इनके छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से। और कश्मीर, कश्मीर में हाउस बोट, तो ये हाउस बोट कहाँ का है, तो ये कश्मीर का है। आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है हमारा दीपावली की तैयारी। तो दीपावली के अवसर पर सभी घरों में चहल पहल है। सुखदा और संजय अपने दोस्तों से पटाखों की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों कैरेक्टर हैं सुखदा और संजय इस चैप्टर के। तो बात करते हैं धूप से सीलन भगाना। तो धूप से सीलन भगाना, तो सुखदा के पिताजी ने गर्म कपड़े जैसे रजाई कंबल स्वेटर आदि भी धूप में डाले हैं क्योंकि कपड़ों से सीलन की गंध आ रही है। तो धूप से क्या होता है, सीलन भागती है। जब धूप में सेकते हैं तो उनमें जो सीलन होती है, जो गंदी बदबू होती है वो भाग जाती है। खाने का सामान भरने से पहले डिब्बों को धूप में सुखाना चाहिए जिससे सामान खराब ना हो। तो जो भी आप देखेंगे जो जार वगैरह होते हैं उनको धूप में अच्छे से सुखा लेना चाहिए। दीपावली पर हम रंगोली बनाते हैं और दिए जलाते हैं और साथ ही में पटाखे भी दीपावली पर चलाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला चैप्टर है किस और क्या। तो इस पाठ में दिशा के बारे में बताया गया है, जैसे आगे पीछे दाएं बाएं। आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है हमारा स्कूल के आसपास। तो ये आपको याद रखना है स्कूल के आसपास में क्या क्या होता है। तो स्कूल के आसपास में देखिए साथियों पेड़ होता है, दुकान होती हैं, अस्पताल हॉस्पिटल होता है, डाक घर होता है, खेत होता है, कुआं आदि होता है। तो ये इस चैप्टर में बताया गया है। आगे बात करते हैं दिशाओं के बारे में। तो ये आप देखेंगे। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, होती हैं कुल 4 दिशाएं। तो कुल 4 दिशाएं होती हैं। जिधर से निकले सूरज राम उसको लो तुम पूरब मान। तो जिधर से निकलेंगे सूरज वो दिशा हो जाएगी पूरब। पूरब की पूरब और मुंह कर हो खड़े पीठ पीछे पश्चिम पड़े। तो जब हम पूरब की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो पीठ के पीछे क्या होगा, पश्चिम। बायां हाथ को उत्तर आए दक्षिण हाथ
दक्षिण दायां हाथ बताए। तो जो राइट हैंड होगा उधर क्या होगा, साउथ यानी कि दक्षिण। ये आप इस चित्र से समझ सकते हैं। तो देखिए ये जिधर ये सूरज है तो इसका फेस लड़की का है पूरब की तरफ, और इसकी जो बैक हो जाएगी यानी कि जो पीठ हो जाएगी तो ये हो जाएगा पश्चिम की तरफ, और जो इसका बायां हाथ होगा साथियों तो ये हो जाएगा नॉर्थ यानी कि उत्तर की तरफ, और दायां हाथ दक्षिण की तरफ हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है हमारा पानी, और ये क्या है, कविता है एक। पानी बरसा भर गए ताल, तालों में खुश मेंढक लाल, टीचर ने दी छुट्टी बोल, हम घर आए होकर गोल। तो ये किसकी कविता है, तो ये रोहितास अस्थाना जी की कविता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बारिश के अलावा हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है, तो झील, नहर, नलकूप, कुआं, सागर, तालाब आदि से मिलता है। पीने के पानी जो होता है, पीने के पानी को सदैव ढककर रखना चाहिए। आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है हमारा दानापुर से गौरा तक। तो इस चैप्टर में यश और आयुषी अपने माता पिता के साथ दानापुर जो कि पटना जिले में रहते हैं। उन्होंने गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव गौरा जो कि लखीसराय में है जाने का कार्यक्रम बनाया। तो ये लोग सुबह 5:30 बजे ऑटो से पटना जंक्शन आ गए। इसके बाद 7 बजे ये तूफान एक्सप्रेस से, तो कौन सी एक्सप्रेस है, तूफान एक्सप्रेस से गए, और 9:30 पर गाड़ी लखीसराय पहुंची। तो इनकी गाड़ी 9:30 बजे लखीसराय पहुंच गई। अब वे लोग लखीसराय से उतरे और गांव जाने वाली बस पर चढ़े। इसके बाद बस स्टैंड पर यश के चाचा चाची लेने आए। तो इनके चाचा चाची इनको लेने आए बस स्टैंड पर। जिसके बाद सभी लोग टमटम, तो ये टमटम किसको बोलते हैं ये भी आपको याद रखना है, तो ये घोड़ा गाड़ी को बोला जाता है, पर सवार होकर पहुंचे। तो ये हो गया। अगला चैप्टर देखते हैं। अब है चिट्ठी, चिट्ठी का सफ़र। तो इसमें चिट्ठी के बारे में बात हो रही है। तो मैं हूँ एक चिट्ठी जिसे शबनम ने सपना को लिखी। तो ये शबनम के द्वारा सपना के लिए लिखी गई है चिट्ठी। उसके बाद उसने चिट्ठी जो है वो पत्र पेटी में डाली। इसके बाद डाकिये ने मुझे डाकघर पहुंचाया, चिट्ठी बोल रही है, और मुझ पर एक जोर का ठप्पा लगाया, जोर का ठप्पा लगाया, और ठप्पा था आरा का। तो ठप्पा किसका था, आरा का, ये भी आपको याद रखना। इसके बाद बात करते हैं। हो गया मेरा सफ़र शुरू, चिट्ठी का सफ़र शुरू हो गया। डाकघर की गाड़ी से रेलवे स्टेशन पहुंची। मैं पटना जाने वाली गाड़ी में चढ़ी। इसके बाद पटना जाने वाली रेल में चढ़ी। 2 घंटे बाद पटना पहुंची, और इसके बाद में डाकिये ने मुझे सपना के घर पहुंचा दिया, यानी कि चिट्ठी को पहुंचा दिया। तो ऐसा होता है चिट्ठी का सफ़र। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला है कपड़े तरह तरह के। तो इसमें हम तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। कपड़े हमें ठंड, गर्मी, बरसात, धूप, धूल मिट्टी से बचाते हैं। तो ये हो गई कपड़े का यूज़ क्या क्या होता है। गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं। तो गर्मियों में कैसे, सूती यानी कि कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं। सूती कपड़े हवादार होते हैं। कैसे होते हैं, हवादार, यानी कि इसमें एयर पास होती रहती है जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है। सर्दी में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। ऊनी कपड़े क्या होते हैं, तो ये गर्मी प्रदान करते हैं, इसीलिए इनको सर्दियों में पहना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है हमारा तेरी मेरी उछल कूद। तो इसमें खेलों से संबंधित है। तो आप देखेंगे इस पार्ट में बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं, तो इस पार्ट में बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। साथियों ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं कबड्डी। तो कबड्डी में टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी की बात की जाए तो हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, और बास्केटबॉल की बात की जाए तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। तो आपको याद रखना है कबड्डी का और बास्केटबॉल का। तो इसमें कबड्डी में 12 खिलाड़ी और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगला चैप्टर है कोशिश करके देख ले। तो इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर के बारे में देखते हैं। तो ये ब्रेल लिपि से संबंधित है। तो जो देख नहीं पाते वे चीज़ों की पहचान, यानी कि जो लोग देख नहीं पाते, आंखों की रोशनी नहीं है, तो ये लोग कैसे चीज़ों को पहचानते हैं, तो ये साउंड से, आवाज़ से, गंध से, स्मेल से, और छूकर यानी कि टच करके। उनकी ये सब क्षमताएं अभ्यास से बहुत पैनी हो जाती हैं। तो इस तरीके से पहचान लेते हैं। जब वो प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये बहुत ही तेज़ी से पहचान भी लेते हैं। इनके पढ़ने के लिए एक विशेष प्रकार की लिपि है, इसे ब्रेल लिपि कहते हैं। तो ब्रेल लिपि होती है जो देख नहीं सकते उनके लिए। ब्रेल लिपि में पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों को उभार कर बिंदुओं के रूप में लिखा जाता है।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? तो ये फ्रांस के लुई ब्रेल है, इन्होंने खोज की थी और ये भी देख नहीं सकते थे। ब्रेल लिपि जो होती है साथियों, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसमें कितने 6 डॉट होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। कितने डॉट होते हैं? 6 डॉट होते हैं। और ब्रेल दिवस तो ये इम्पोर्टेंट है, ये 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर का नाम है आओ खेले मिट्टी में। तो मिट्टी के बारे में बताया गया है। तो कुम्हार जो है मिट्टी से कैसे बर्तन बनाता है इसके बारे में बताया गया है। तो कुम्हार द्वारा मिट्टी की चीज़ों को बनाने का क्रम, तो क्या क्रम होता है? सबसे पहले जो कुम्हार होता है, ये फर्स्ट इसका काम क्या होता है कि मिट्टी को खोद कर लाता है। इसके बाद में क्या करता है? मिट्टी को तैयार करता है, भिगोकर तैयार करता है गीला करके। इसके बाद चाक पर बर्तन बनाना, यानी कि जो इसका जो चाक होता है, जो आपने देखा होगा ना, जो जिस पे कुम्हार बनाता है उसको चाक बोलते हैं। तो ये चाक पर बर्तन बनाता है। बने बर्तन यानी मिट्टी को लगाकर ये बर्तन बनाता है। फिर जो इसका बर्तन बन जाता है उसको सुखाता है। सूखे बर्तन को आग में पकाता है। सबसे पहले धूप में सुखाता है, फिर उसको आग में पकाता है। इसके बाद में पके बर्तन पर यह रंग लगाता है। तो ये हो जाता है इसका क्रम। तो साथियों, इसके बाद आप देखेंगे कि बिहार में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया क्लास 3 का कंप्लीट ईवीएस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लें और इसी तरीके से हम 4 और 5 की भी समरी जल्दी से करा देंगे आपके लिए। धन्यवाद।